हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज पीजेंट एंड द ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अराउंड 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए एक रिवीजन टाइप ऑफ वीडियो रहेगा जहाँ पे हम पर क्वेश्चन के साथ उस मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो है वेयर डिड द रामोसी मूवमेंट टेक प्लेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। तो बेसिकली जो ये रामोसी मूवमेंट है ये महाराष्ट्र में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। द रामोसी वर द पीपल हु सर्व्ड इन द लोअर रैंक्स ऑफ द मराठा आर्मी एंड पुलिस इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सतारा, पुणे एटसेट्रा ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। तो बेसिकली जो रामोसी थे ये ट्राइबल पीपल थे महाराष्ट्र स्टेट के, जो बेसिकली काम करते थे इन द मराठा आर्मी और मराठा पुलिस में ये काम करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एनेक्स करना स्टार्ट किया, एक तरीके से इंडिया में अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया, तब क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीपल थे, ये रामोसी जो पीपल थे, इनको काफ़ी डर लगा। अब सेंस ऑफ फियर इनके मन में आ गया कि अब इनकी लाइवलीहुड इनसे छिन जाएगी। तो इन दैट केस इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें ये मूवमेंट कब तक चला था, तो 1829 तक ये मूवमेंट चला था, जब फाइनली ब्रिटिशर्स ने कुछ रामोसी पीपल को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट कर लिया था। सो द रामोसी अपराइजिंग टुक प्लेस इन 1822 अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह। 1822 में इनके लीडर थे चित्तूर सिंह, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड 1824 में इनके लीडर थे उमाजी नायक। Umaji Nayak, I am writing here UN. Umaji Nayak was the leader of this Ramosi uprising in 1824. ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। So they so Chittur Singh he fought against the new pattern of the British administration. तो basically ये movement start हुआ था to change the new pattern of the British administration in India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बेसिकली इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। So next question, who among the following were the leaders of the Indigo Revolt? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु विश्वास दे वर द मेन लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट की बात करें तो ये बंगाल में हुआ था एंड द मेन लीडर्स वर द विष्णुचरण विश्वास एंड द दिगंबर बिश्वास, the Bishwas brothers from the Naida, and Naida it is located in Bengal. Other leaders of the revolt included Kadir Mullah, Pabna, and the Rafiq Mondal of Maida. The Indigo Revolt was a peasant uprising against the exploitation of the indigo planters in Bengal in 1859 टू 1860। तो बेसिकली जो इंडिगो रिवॉल्ट का टाइम पीरियड है वो 1859 से लेकर 1860 तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडिगो रिवॉल्ट के मेन रीज़न की, तो बेसिकली जो फार्मर्स थे बंगाल के, उनको फोर्स किया जा रहा था फॉर ग्रोइंग इंडिगो इन देयर लैंड। अलॉन्ग विद दैट लोन उनको काफ़ी हाई इंटरेस्ट में दिया जाता था, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते थे उनके साथ, और उनको ऐसे लोन के डेप्ट में फंसा दिया जाता था जिसको वो अपनी लाइफ टाइम तक रीपे नहीं कर पाते थे। तो इस सब के अगेंस्ट ही इंडिगो रिवॉल्ट को स्टार्ट किया बिटवीन 1859 टू 1860। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following tribal rebellion was made famous by Bankim Chandra Chatterjee through his novel Anand Math? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन्यासी रेबेलियन। तो जो सन्यासी रेबेलियन था ये काफ़ी फेमस हुआ था इन द 18th सेंचुरी, विच वॉज अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय हिंदू सन्यासीज एंड मुस्लिम फ़कीज। तो सन्यासी रेबेलियन यहाँ पे हिंदू सन्यासीज एंड मुस्लिम फ़कीज इन लोगों ने करा था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि बेसिकली जो हिंदू सन्यासीज और मुस्लिम फ़कीज थे इनको ठग्स या फिर प्लंडरर्स करके ट्रीट करती थी गवर्नमेंट, और इनको इनके ही रिलीजियस प्लेसेस में जाने से मना कर दिया जाता था। सो इसके अगेंस्ट इन लोगों ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंकिम चंद्र चटर्जी's novel Anand Math made the Sannyasis rebellion famous. Sannyasi rebellion was a civil rebellion that took place between 1763
to 1800, तो बहुत सालों तक ये रिबेलियन चला था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द रिबेलियन वॉज लेड बाय रिलीजियस मॉन्क्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द रिबेलियन वॉज अ रिस्पॉन्स टू द फेमाइन ऑफ 1770 एंड द हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो बेसिकली जो फेमाइन आया था बंगाल में 1770 में, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने अपनी क्रूअलनेस दिखाई है, जो अपनी हार्शनेस दिखाई है ऑन द पीपल, उसको भी डिस्क्राइब किया गया था और उसके अगेंस्ट ही इन सन्यासीज ने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट रीजन ये था कि इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था फ्रॉम विजिटिंग देयर होली प्लेसेस. अलॉन्ग विद दैट जो बंगाल में फेमाइन हुआ था 1770 का, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस का माहौल हो गया था बंगाल में, और उस टाइम पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्सेशन काफ़ी हाई रख रही थी और इनको काफ़ी हाई टैक्सेस देने पड़ रहे थे, जिसके अगेंस्ट इन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया. ये आपको ध्यान में रखना है. और बेसिकली जो ये रिवॉल्ट है, ये कौन कौन सी 2 मेन सिटीज़ में हुआ था, आपको सिटीज़ का नाम मैं यहाँ बता देती हूँ. मुर्शिदाबाद एंड बैकुंठपुर ऑफ बंगाल से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था. इसके अलावा अगर हम बात करें आनंद मठ की, तो ये 1882 में पब्लिश हुई थी. और बेसिकली जो ये आनंद मठ बुक है, इसमें से ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं, वंदे मातरम विच इज़ अ नेशनल सॉन्ग, इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम आनंद मठ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट वाज द प्लेस ऑफ चंपारण मूवमेंट? वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार. तो बिहार में चंपारण मूवमेंट हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है. सो द चंपारण सत्याग्रह वॉज अ पीजेंट अपराइजिंग लेड बाय महात्मा गांधी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. तो देखिए चंपारण मूवमेंट ये फर्स्ट मूवमेंट था जिसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंडिया में. ये भी आपने ध्यान में रखना है 1916 में. द फार्मर्स इन द region revolted against the British power against the imposed indigo cultivation between 1914 to 1916. तो बेसिकली 1914 से लेकर 1916 के बीच में यहाँ अपराइजिंग हो रही थी जो फार्मर्स कर रहे थे बेसिकली, और हर बार वो फेल हो रहे थे. देन फाइनली महात्मा गांधी विजिटेड चंपारण और इन्होंने इस चंपारण मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया. अगर हम बात करें चंपारण मूवमेंट की, तो ये भी इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट ही थे. बेसिकली जो चंपारण सत्याग्रह था, ये एक फार्मर्स अपराइजिंग था जो 1916-17 के बीच में हुआ था. ये आपको ध्यान में रखना है अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन. क्योंकि देखिए जो इंडिगो एक क्रॉप होती है जिसको नील कहा जाता है, तो बेसिकली इसको डाई वगैरह में यूज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे इंडियंस को यूज़ करने में. देन अगर हम बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो एक ऐसी क्रॉप होती है, अगर उसको सॉइल में एक बार लगा दिया जाए तो अगली बार वो फूड क्रॉप को ग्रो करने के काम की नहीं रहती, यानी सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है. तो बेसिकली फार्मर्स इंडिगो क्रॉप को ग्रो नहीं करना चाहते थे, इंस्टेड ऑफ दैट वो फूड क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते थे, और गवर्नमेंट उनको प्रिवेंट कर रही थी फ्रॉम ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. तो इसलिए इंडिगो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ या इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ इन बिहार. ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा काफ़ी लो वेजेस दी जाती थी, फॉर लो कॉस्ट दी जाती थी इंडिगो के लिए. इनको फोर्स किया जाता था इंडिगो को ग्रो करने के लिए, इनके साथ हैरेसमेंट होता था और इनके लैंड को यूज़ किया जाता था. तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज वेयर डिड द एका मूवमेंट टुक प्लेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश. तो एका का मतलब होता है सिंगल यानी यूनिटी. तो एका मूवमेंट ये हुआ था उत्तर प्रदेश में. एका मूवमेंट को यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है. इट वॉज अ पीजेंट अपराइजिंग, इट वॉज अ पीजेंट अपराइज unity. It was a peasant uprising against the British in 1920s in the Awadh region of present day Uttar Pradesh. तो अवध के एरियाज में ये जो मूवमेंट था ये हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है. The Eka movement was a peasant movement that took place between 1921 to 1922. The movement was primarily against the British and was led by Parsi tribal peasants. तो Parsi tribal peasants ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान में रखना है. The movements
main demands were to reduce rent, which was often more than 50% of recorded rent, and to end the operation of the ठेकेदार. तो ठेकेदार जो थे उनके ऑपरेशन को कम करने के लिए, और जो इनसे रेंट लिया जा रहा था वो 50% ज़्यादा था फ्रॉम द नॉर्मल रेंट, इसको रिड्यूस करने के लिए ये एका मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. ये आपको ध्यान में रखना है. इसका मेन जो गोल था या मेन एम था वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर पीजेंट्स ऑफ द रीजन. तो पुअर पीजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक तो इनसे फोर्स लेबर कराया जाता था और इनको काफ़ी लो पे किया जाता था और इन पे रेंट भी काफ़ी ज़्यादा लगता था. तो इन सबको एक तरीके से इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए ये जो एका मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था यूपी में. ये आपको ध्यान में रखना है. और इसके मेन लीडर्स की बात करें तो इनिशियली तो ये सपोर्ट किया कांग्रेस ने, एंड खिलाफत मूवमेंट ने. लेकिन बाद में इस मूवमेंट को किसने चलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मादरी पासी. तो मादरी पासी लेटर इस मूवमेंट के मेन लीडर बन गए थे. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वॉज द लीडर ऑफ चुआर मूवमेंट? तो यानी सिंपली अगर हम बात करें हु स्टार्टेड द चुआर मूवमेंट, आपको इस क्वेश्चन में बताना है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा जगन्नाथ. तो राजा जगन्नाथ इन्होंने चुआर मूवमेंट को स्टार्ट किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. लेकिन काफ़ी बार आपको दुर्जन सिंह इनका नाम देखने को मिलेगा. तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि दुर्जन सिंह ही वॉज द लीडर ऑफ द चुआर रिबेलियन of 1798 to 99 when the revolt was in peak. तो बेसिकली जो चुआर जो मूवमेंट था बेसिकली ये काफ़ी सालों तक चला, लेकिन जब जो ये रिवॉल्ट है ये अपने पीक टाइम पर था 1798 से 1799 के बीच में, तब दुर्जन सिंह इसके लीडर थे. ये आपको ध्यान रखना है. रिवॉल्ट की बात करें तो 1766 से लेकर 1800 के बीच में ये रिवॉल्ट चला और पीक टाइम 1798 से लेकर 99 के बीच में आया और यहाँ पर दुर्जन सिंह इसके लीडर थे. लेकिन इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था राजा जगन्नाथ ने, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने आपको पहले ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं. सो the chuar was a derogatory word for the local tribals in Bengal meaning pig. तो बेसिकली चुआर ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वर्ड नहीं है जो यूज़ किया जाता था फॉर द ट्राइबल पीपल ऑफ बंगाल, जिसका मतलब पिग होता है. द रिबेलियन वॉज अ रिस्पॉन्स टू द फेमाइन, इंक्रीज्ड टैक्सेस, ऑपरेसिव डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. तो बेसिकली जो ये रिबेलियन था ये एक तरीके से फेमाइन के अगेंस्ट भी था, क्योंकि फेमाइन आया था बंगाल में और उसको एक तरीके से अपोज करने के लिए उसके बाद जो टैक्सेशन इंक्रीज टैक्सेशन हुआ, ऑपरेसिव डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स की, उनके अगेंस्ट ये चुआर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, विच वॉज अ वेरी ग्रेट मूवमेंट हम कह सकते हैं. एंड वी शुड एंड हम प्रेज कर सकते हैं द लीडर्स ऑफ द चुआर मूवमेंट जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन बंगाल. और अगर हम बात करें रेबेलियन के पीक की तो दुर्जन सिंह थे पीक में इसके लीडर. ये भी आपको ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1818 करके आपसे लर्न कर सकते हैं. 1818 में भिल्स मूवमेंट हुआ था. So, the Bhil Revolt of 1818 was one of the first uprising undertaken by the tribal group in the country. The reason for the uprising was the brutal treatment of the Bhils at the hands of East India Company, who denied them their traditional forest rights and exploited them. तो basically आप देख सकते हैं कि जो maximum revolt हुए थे they were government and the East India Company, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्रूअल थी, इतने ज़्यादा ऑपरेशन करा था इसने इंडिया में कि people belonging to each and every category, people belonging to each and every area of the country, they were highly unsatisfied from the rule of the British. तो ये रीज़न था for the uprising of the Bhils. ये आपको ध्यान में रखना है. तो कॉज भी मैंने आपको बता दिया कि they were deprived from using their traditional forest. जो उनका लैंड था, जो Bhils का फॉरेस्ट एरिया था, वो उसको ही यूज़ नहीं कर पा रहे थे. they were restricted from using this. इतनी सारी restrictions लगा दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भिल रिवॉल्ट हुआ 1818 में. ये आपको ध्यान में रखना है.
जो भिल्स थे इन्होंने बेसिकली अटैक किया ब्रिटिश फोर्सेस को, उनकी ट्रेजरीज लूटी, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजरी लूट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सिंधवा घाट ट्रेजरी लूट, सिंधवा घाट ट्रेजरी लूट ऑफ 1857। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें भिल्स मूवमेंट की, तो भिल दे रोज अ रिवॉल्ट सो सिवियर इट गिव द ब्रिटिश आर्मी अ मेजर सेटबैक एज दे कॉन्स्टेंटली अम्ब्यूस्ड द ब्रिटिश कैंप्स एंड प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ईयर ऑफ पाबना मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1873। तो 1873 से लेकर 1876 तक ये पाबना मूवमेंट चला। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ बंगाल। करंट में जो ये पाबना मूवमेंट हुआ था, ये करंट जो लोकेशन है इसकी सम एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड करंट डे बांग्लादेश के कुछ एरियाज में ये पाबना मूवमेंट हुआ था। द पाबना रिवॉल्ट इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस मूवमेंट था ये पाबना मूवमेंट। इट चेंज द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट एंड पीजेंट्स ऑफ द जमींदार्स। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय ईशान चंद्र रॉय एंड सपोर्टेड बाय द इंटेलेक्चुअल्स सच एज आर.सी. दत्ता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट फेमस लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को बेसिकली सपोर्ट किया था। और अगर हम बात करें पाबना रिवॉल्ट की, तो ये बेसिकली हुआ था अगेंस्ट द ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द जमींदार्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके अगेंस्ट ये पाबना मूवमेंट भी हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ द बिजोलिया मूवमेंट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान में ये बिजौलिया मूवमेंट हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बिजौलिया मूवमेंट ये भी एक टाइप का पीजेंट मूवमेंट था जो हुआ था मेवाड़ स्टेट ऑफ राजस्थान। तो पहले मेवाड़ स्टेट, इन द फॉर्मर मेवाड़ स्टेट ऑफ राजस्थान में ये बिजौलिया मूवमेंट हुआ था। 1897 से लेकर 1941 तक ये बिजौलिया मूवमेंट चला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ये पीजेंट मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री का। द बिजौलिया मूवमेंट टुक प्लेस इन द बिजौलिया जागीर ऑफ द फॉर्मर मेवाड़ स्टेट विच इज नाउ नोन एज बिलवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडिया। द बिजौलिया मूवमेंट वॉज अ पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द पीजेंट्स ऑफ द रीजन। तो बेसिकली इसका रीजन भी क्या था बिजौलिया मूवमेंट का? तो हाई टैक्सेशन, हाई लैंड रेवेन्यू वॉज द रीजन ऑफ द बिजौलिया मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके लीडर्स की, तो साधु सीताराम दास, SST करके आप इसे लर्न कर सकते हैं, साधु सीताराम दास एंड विजय सिंह पाठक, VSP, विजय सिंह पाठक, दीज वर द टू इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द बिजौलिया मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। द मूवमेंट बिगेन इन 1897 एंड लास्टेड अंटिल 1941। इट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पीजेंट मूवमेंट इन द कंट्री और इन द इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीजेंट मूवमेंट है बिजौलिया मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1913 की बात करें, इसी मूवमेंट के अंडर 1000 पीजेंट्स इन्होंने प्रेजेंट किया था अपने ग्रीवियांसेस टू द जागीरदार, बट ही रिफ्यूज टू सी देम। The peasants then decided to leave their lands fallow in the Bijolia from 1913 to 1914। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। The event between the जागीरदार एंड द पीजेंट्स ऑफ बिजौलिया, जहाँ पे अराउंड 1000 पीजेंट्स ने अपने ग्रेवियांसेस को प्रेजेंट किया था और जागीरदार ने उनको देखना ही मंजूर नहीं किया। तो इन दैट केस जो फार्मर्स थे और जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपना लैंड ही खाली छोड़ दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। अराउंड 44 ईयर्स तक ये इवेंट चला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 एंड 56? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धू एंड कन्हू। तो सिद्धू एंड कन्हू के दो ब्रदर्स थे, मुर्मू ब्रदर्स थे, जिन्होंने संथाल रिबेलियन को स्टार्ट किया था इन 1855 एंड 1856। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सो द लीडर्स ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 एंड 56 वर द मुर्मू ब्रदर्स, सिद्धू कन्हू एंड चंद एंड भैरव। तो सिद्धू एंड कन्हू के भाई ही थे चंद एंड भैरव मुर्मू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलॉन्ग विद दैट इनकी टू सिस्टर भी इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था। द संथाल रिबेलियन वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड द करप्ट जमींदारी सिस्टम इन प्रेजेंट डे ऑफ झारखंड एंड बंगाल।
The Santals are a tribal group in India. The rebellion was the first peasant revolt in the तो इंडिया का फर्स्ट पीजेंट रिवॉल्ट था ये, आपने ध्यान में रखना है, संथाल रिबेलियन जो हुआ था 1855 से लेकर 1856 के बीच में। अगर हम बात करें इस इवेंट की एग्जैक्ट डेट की तो 30 जून 1855 को अराउंड 10,000 संथाल्स ने एक गांव में मिलकर असेंबल हुए और उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल स्टार्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस रिवॉल्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है ऑफ इंडिजीनियस रेजिस्टेंस टू द कोलोनाइजेशन बिफोर द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। यानी 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इससे पहले एक इंडिजीनियस रिवॉल्यूशन, एक इंडिजीनियस रिबेलियन की तरह ये संथाल रिबेलियन को देखा जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके अलावा इनकी 2 सिस्टर्स का नाम क्या था, तो फूलो एंड झानो, P&J, फूलो एंड झानो वर द सिस्टर्स, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थी इस संथाल रिबेलियन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग और रिबेलियन इज नोन एज उल गुलन? इसका मतलब होता है द ग्रेट कमोशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडा अपराइजिंग और द मुंडा रिबेलियन। तो बेसिकली मुंडा रिबेलियन जो 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था, दिस अपराइजिंग इज ऑल्सो नोन एज उल गुलन रिवॉल्ट विच मीन्स ग्रेट कमोशन। अगर हम बात करें मुंडा रिबेलियन की तो इसे उल गुलन के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 19th सेंचुरी में हुआ था ये रिवॉल्ट इन द साउथ रांची। तो रांची यानी झारखंड में ये रिवॉल्यूशन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एम था टू स्टैब्लिश मुंडा राज। मुंडा राज यानी कि सिंपली जो ब्रिटिश जो राज है उसको एक तरीके से हटाकर इनके जो लीडर थे बिरसा मुंडा, उनका राज आना चाहिए, यानी मुंडा राज एक तरीके से लाना इस रिबेलियन का मेन एम था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी लोकेशन हो गई झारखंड में और इसका आउटकम क्या था, द ब्रिटिश कैप्चर्ड बिरसा मुंडा एंड सप्रेस द रिबेलियन। तो फाइनली एट द एंड जो बिरसा मुंडा थे उनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था और जो ये रिबेलियन था ये एक तरीके से सप्रेस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बट इवन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द बिरसा मुंडा, लोग ऐसा बिलीव करते थे कि ये एक ना एक दिन मुंडा राज जरूर आएगा। तो अगर हम बात करें मुंडा राज की या सिंपली उल गुलन की, तो इसका मतलब द ग्रेट ट्यूमुल्ट भी होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो सिंपली दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु राम सिंह। तो गुरु राम सिंह इन्होंने कूका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ द कूका मूवमेंट वाज बाबा राम सिंह, हु वाज ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इन 1815 एज अ चाइल्ड ऑफ अ हेल्पलेस क्राफ्टमैन इन अ लिटिल टाउन ऑफ बाइनी। तो बेसिकली इनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है ऑफ गुरु राम सिंह। बेसिकली अगर हम बात करें कूका मूवमेंट की, तो ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 19th सेंचुरी के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था। बेसिकली अगर हम बात करें कूका मूवमेंट की, तो ये टाइप का रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था जो पंजाब में हुआ इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। इसके अलावा अगर हम बात करें कूका मूवमेंट के गोल्स की, तो इसके गोल थे रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द सिख रूल इन पंजाब। तो रिस्टोरेशन ऑफ सिख रूल इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो 1849 में बेसिकली जो सिख एम्पायर था वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, तो एक तरीके से फॉरेन पावर से उसको छुड़ाना और एक तरीके से सोवेनिटी ऑफ द सिख को रिगेन करना वाज द एम ऑफ दिस कूका मूवमेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण विच इपिक्टेड द अगोनी ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स एंड ब्रिचुअलिटी ऑफ द प्लांटर्स एंड ब्रुटलिटी ऑफ द प्लांटर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीन बंधु मित्रा। तो दीन बंधु मित्र इन्होंने ये फेमस ड्रामा नील दर्पण को लिखा था, जो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था, एक तरीके से मिरर था, हम कह सकते हैं, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी क्रूअलनेस के ऊपर, वो कितना अत्याचार करते थे उसके लिए एक तरीके से मिरर था नील दर्पण। सो द करेक्ट आंसर इज दीन बंधु मित्रा। सो the famous writer Deenbandhu Mitra was writing the play Neel Darpan in 1860. Mitra's play नील दर्पण वॉज अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। तो एक तरीके से कंडीशन, दयनीय स्थिति दिखाता था ये ड्रामा नील दर्पण ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स और इंडिगो फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडास रोज इन विच ईयर?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1899 से लेकर 1900 के बीच में मुंडा रिबेलियन हुआ था। जो मुंडा रिबेलियन हुआ था, जो बिरसा मुंडा थे, इनको लोग एक तरीके से भगवान का अवतार मानते थे। ऐसा माना जाता था कि इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिससे ये लोगों को ठीक करते हैं। सो दिस वॉज वन ऑफ द important feature of Birsa Munda, which is also mentioned in our NCERT textbooks। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। So basically Munda rebellion is one of the prominent 19th century tribal rebellions in the Indian subcontinent। The Birsa Munda led this movement in the रीजन ऑफ साउथ ऑफ रांची इन 1899 से लेकर 1900 के बीच में इन्होंने इस रिबेलियन को लॉन्च किया था। एक तरीके से ये रिबेलियन हुआ था। फाइनली जो ये रिबेलियन था ये एंड हुआ था 1900 में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फाइनली सप्रेस कर दिया था द एक्टिविटीज ऑफ द मुंडा रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडा राज। तो एक तरीके से मुंडा राज रिप्रेजेंट्स टू द राज ऑफ बिरसा मुंडा, यानी कि सिंपली यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पावर है, उनका जो रूल है, उसको एक तरीके से इरेडिकेट करने की बात की गई थी इसमें। सो बिरसा मुंडा हिज हेट टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्रू एज द रीन intensified and helped to mobilize the tribal community against the British rulers and colonial officials in order to establish multiple laws that are protecting the land rights of the tribals। तो बेसिकली जो ट्राइबल पीपल थे, इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था फॉरेस्ट, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनको फॉरेस्ट से जाने, फॉरेस्ट में एंटर करने से और फॉरेस्ट की जो चीज़ें हैं लाइक वुड एंड अदर मेडिसिनल थिंग्स जो इनकी लाइवलीहुड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उनको लेने से ही एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रही थी। तो इसके अगेंस्ट ही जो ये बिरसा मुंडा रिबेलियन या फिर मुंडा रिबेलियन जो हुआ था, ये अपनी सारी राइट्स को रिगेन करने के लिए ही हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथाल्स इन 1855। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर बोरो। तो मेजर बोरो ये एक ब्रिटिश कमांडर थे जिनको संथाल्स ने डिफीट किया था। मेजर बोरो वॉज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855। अ स्मॉल कॉन्टिजेंट ऑफ फोर्स अंडर मेजर बोरो वॉज कॉल्ड टू सप्रेस द रिबेल, बट ही मेट ट्रेमेंडस रेजिस्टेंस एंड वॉज डिफीटेड इन द पीर पनिती। तो यहाँ पे डिफीट हुआ था ये मेजर बोरो बाय द संथाल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अपनी आर्मी के साथ आया था और फाइनली ही वॉज डिफीटेड बाय द संथाल्स। अगर हम बात करें संथाल्स को किस ब्रिटिश कमांडर ने डिफीट किया था, देखिए संथाल्स ने किससे डिफीट किया था, मेजर बोरो को। और संथाल्स को किसने डिफीट किया था, तो कर्नल बर्ड, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बर्ड, कर्नल बर्ड, इन्होंने डिफीट किया था संथाल्स को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वॉज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1926 से लेकर 1939 का जो पीरियड था ये मिलिटेंट फेज था ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जिसके बारे में अभी हम आगे के क्वेश्चन से पढ़ेंगे। सो द मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वॉज फ्रॉम 1925 से लेकर 1934 तक, एंड इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवॉल्यूशनरी अप्रोच एंड इंक्रीजिंग militancy। This period was also marked by multiple splits in the movement। अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन मूवमेंट की, तो ये 1918 में स्टार्ट हुआ था विद द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास लेबर यूनियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन की, तो 1920 में ये बनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन मूवमेंट की, सो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन ऐसे लिख देती हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कब, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या था, 1914 से लेकर 1918 यहाँ पे लिखा है जो, दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे इंस्पायर हुआ था और उसके बाद ही ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ द बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रांची था, इट वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मूवमेंट took place in the Santhal Pargana region of the Bengal Presidency, which is now the state of Jharkhand in India।
द मूवमेंट मेनली कंसंट्रेटेड इन द मुंडा बेल्ट ऑफ खुंटी तमार स्वर्दा एंड बांदगांव। तो ये मुंडा बेल्ट थी जहाँ पे ये मूवमेंट बेसिकली फ्लरिश हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो नेम्स लिखे हैं यहाँ पे, खुंटी तमार स्वर्दा एंड बांदगांव, ये नेम आपको याद रखने क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बिरसा मुंडा का जो इफेक्ट था वो देखा गया था, क्योंकि ये बिरसा मुंडा, इनसे तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला। तो केरला में ये मोपला रिवॉल्ट हुआ था, जिसको मलाबार रिवॉल्ट या फिर मापिल्ला रिवॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। खिलाफत मीटिंग्स इन मलाबार फ्यूल्ड कम्युनल सेंटिमेंट्स अमंग द मोपलास, जो मुस्लिम पीपल थे, लीडिंग टू अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन मालाबार। तो बेसिकली जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर हाईली एक्सप्लॉइटिंग द मोपलास या फिर सिंपली द मुस्लिम पीपल लिविंग इन द एरियाज ऑफ मालाबार। तो इनके अगेंस्ट, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मोपला रिवॉल्ट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हिंदूज भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम जो रिवॉल्ट्स हमने देखे वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, लेकिन यहाँ पे मोपला रिवॉल्ट, इट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। द मोपला रिबेलियन बिगेन ऑन अगस्त 20, 1921 in तिरुरंगदी, साउथ मलाबार, केरला, लास्टिंग ओवर 4 months। तो लगभग 4 महीनों तक ये रिवॉल्ट चला था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल रिवॉल्ट ऑफ 1831 to 32 was led by whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धू जगत। तो बुद्धू जगत, इन्होंने लीड किया था कोल रिवॉल्ट को बिटवीन 1831 से लेकर 32 के बीच में। सो द कोल रिवॉल्ट ऑफ 1831 to 32 वाज लेड बाय बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड जिंदराई मानकी एंड अदर्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड कोल रिवॉल्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन February 1918। तो यूपी किसान सभा जो अभी हमने डिस्कस की, इसके फॉर्मेशन से कौन एसोसिएटेड नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was also the first prime minister of the country, he was not associated with the formation of UP Kisan Sabha, which was formed in Feb 1918. Jawaharlal Nehru was not associated with the formation of UP Kisan Sabha. The UP Kisan Sabha was set up in February 1918 by Gauri Shankar Mishra, Indra Narayan Dwivedi, while Madan Mohan Malviya supported their efforts. Jawaharlal Nehru was not associated with the formation of UP Kisan Sabha, but later in 1920 he visited the villages in UP to look at the farmers' condition. तो farmers की condition को देखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने विजिट किया था यूपी में इन 1920। ये आपने ध्यान में रखना है। बट ही वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूपी किसान सभा। बात करें अगर हम जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसके भी फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को भी लेकर आए थे, जिसके अंडर हमारा प्रियम्बल बना था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बातें थी। तो चलिए अब हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the All India Trade Union Congress AITUC formed in Bombay? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1920 में AITUC का फॉर्मेशन हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। द फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस और द फर्स्ट सेशन ऑफ AITUC बिगेन इन October 31, 1920। और 31 अक्टूबर को ईच ईयर हम नेशनल यूनिटी डे की तरह मनाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, यूनिटी डे। So in Empire Theatre Bombay with Lala Lajpat Rai as the founding president। तो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे AITUC के लाला लाजपत राय, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड ही इज वन अमंग लाल बाल पाल। सो अगर हम बात करें, अब बात हुई है लाल बाल पाल की, तो यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, P स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड P स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल। सो AITUC full form is All India Trade Union Congress. It is the first central trade union of India and the second largest trade union federation in India after the Indian National Trade Union Congress। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि ये हमारी कंट्री की फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी AITUC, जो कहाँ फॉर्म हुई थी? बॉम्बे में फॉर्म हुई थी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस AITUC वॉज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC. लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC. The AITUC was founded on October 31, 1920. Rai was also the president of the Indian National Congress that year, यानी कि 1920 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। तो लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम बात करें यूपी किसान सभा तो 1918 में हुआ था इसका फॉर्मेशन, और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। सो द ऑल इंडिया किसान सभा AIKS was formed in Lucknow, April 1936 at the Indian National Congress session. The AIKS was formed to unite farmers and the agricultural workers against the British government's oppressive policies. तो बेसिकली ये जो AIKS बना था, ये बेसिकली फार्मर्स को एक तरीके से जोड़ने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए बना था, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं, क्रूअल पॉलिसीज हैं, उनके अगेंस्ट एकजुट होकर लड़ सके। द AIKS was led by Swami Sahajanand Saraswati, who also founded the बिहार प्रोविंशियल किसान सभा in 1929. तो देखिए ये किससे, अगर हम बात करें AIKS को किसने लीड किया, तो स्वामी सहाजानंद ने इसे लीड किया, ये आपने ध्यान में रखना है। NG रंगा वॉज इलेक्टेड एज द AIKS जनरल सेक्रेटरी, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी सहाजानंद। स्वामी सहाजानंद सरस्वती प्रेसाइडेड over the first session of All India Kisan Sabha in 1936 in Lucknow. He was also the founder of AIKS, a peasant movement that addressed the problems of farmers against the zamindari system and the British government. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.